Hi again, I hope you are doing great. In the last video helped you in the revision of Coffee Posa 1974. Now in this video we will cover FEMA 1999. So without wasting any time, let's get started. Starting with contravention and penalties, adjudication and appeal under FEMA 1999. इसके अंदर सबसे पहले दिया है सेक्शन नंबर 13 पेनल्टीज। इसमें बोला है सबसेक्शन 1 में कि अगर कॉन्ट्रावेंशन प्रोविजन का करा गया एक्ट के या किसी भी रूल या रेगुलेशन या नोटिफिकेशन या डायरेक्शन या ऑर्डर का कॉन्ट्रावेंशन अगर करा जाता है या किसी भी कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन करा जाता है सब्जेक्ट टू विच एन ऑथराइजेशन इज इशूड बाय द रिजर्व बैंक, तो अपॉन एडजुडिकेशन जो भी पर्सन कंसर्न है वो लाइबल हो जाएगा टू अ पेनल्टी। और पेनल्टी डिपेंड करेगी इस बात पे कि अमाउंट क्वांटिफिएबल है, अमाउंट क्वांटिफिएबल नहीं है। अगर अमाउंट क्वांटिफिएबल है तो 3 टाइम्स ऑफ सम इन्वॉल्व, और अगर अमाउंट क्वांटिफिएबल नहीं है तो अप टू ₹2 लाख। तो ये आपको सबसेक्शन 1 जो है उसके अंदर ध्यान में रखना है। फिर उसमें एक और चीज़ है कि अगर जो भी कॉन्ट्रावेंशन है वो कॉन्टिन्यूइंग नेचर का है तो फर्दर पेनल्टी लगेगी विच में एक्सटेंड टू अ ₹5,000 पर डे आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच द कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज, जब तक कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू करेगी। उसके बाद 1A के अंदर बोला इफ एनी पर्सन इज फाउंड टू हैव एक्वायर्ड एनी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया ऑफ एग्रीगेट वैल्यू जो प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, और प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड क्या है 1 करोड़, तो ही शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी अप टू 3 टाइम्स दी सम इन्वॉल्व इन सच कॉन्ट्रावेंशन, एंड साथ में कन्फिस्केशन भी करेंगे ऑफ द वैल्यू इक्विवेलेंट सिचुएटेड इन इंडिया ऑफ दैट फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी हम इंडिया में जो है कन्फिस्केशन करेंगे। ये 1A में आपको याद रखना है। उसके बाद 1B में बोला अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सही लगता है तो वो रिकमेंड कर सकती है फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, एंड इफ द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट इज सेटिस्फाइड he may after recording the reason in writing may direct the prosecution by filing a criminal complaint against the guilty person by an officer not below the rank of assistant director। तो जो भी डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट है वो क्या कर सकता है, प्रोसिक्यूशन जो है वो डायरेक्ट कर सकता है बाय वे ऑफ फाइलिंग ऑफ अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट द गिल्टी पर्सन। और ऑब्वियसली कौन फाइल करेगा, बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। देन उसके बाद में 1C जो है उसके अंदर लिखा है कि अगर कोई भी पर्सन इज फाउंड टू हैव एक्वायर्ड एनी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू जो कि प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड से ज्यादा है यानी 1 करोड़ से ज्यादा है, तो ही शेल बी इन एडिशन टू अ पेनल्टी जो 1A में लगाई जाती है लाइबल हो जाएगा फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 5 years एंड फाइन अलॉन्ग विथ पेनल्टी अंडर सबसेक्शन 1A। तो जो पेनल्टी लगती है अंडर सबसेक्शन 1 है उसके साथ साथ आपको 5 साल की जेल भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। और 1D में लिखा है कि कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा किसी भी कॉन्ट्रावेंशन का एक्सेप्ट ऑन कंप्लेंट बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन असिस्टेंट डायरेक्टर। और ये असिस्टेंट डायरेक्टर वाली चीज अभी हमने 13(1)(b) में पढ़ी। तो 13(1)(b) में असिस्टेंट डायरेक्टर ही वो ऑफिसर है जिसको कि क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने का बोला जा सकता है बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, और इसी ऑफिसर की कंप्लेंट पे जो कोर्ट है उसको ऑफेंस का या कॉन्ट्रावेंशन का कॉग्निजेंस लेना है, किसी और की कंप्लेंट पे कोर्ट जो है कॉग्निजेंस नहीं लेगी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसेक्शन 2 जो है उसमें लिखा है कि अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रावेंशन को एडजस्ट कर रही है, अगर उसको सही लगता है तो वो इन एडिशन टू पेनल्टी आस्क कर सकती है फॉर कन्फिस्केशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल सकते हैं कि हम कन्फिस्केट करना चाहते हैं, एंड डायरेक्ट टू ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग्स टू इंडिया और बी रिटेन्ड आउटसाइड इंडिया। और ये बोल सकते हैं कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज की होल्डिंग्स है वो इंडिया वापस लेकर के आओ या वहीं के वहीं दूसरी कंट्री में ही रिटेन करके रख ली जाए। तो ये दोनों चीजें भी हो सकती है। और कन्फिस्केशन में किन किन चीजों के कन्फिस्केशन की बात कर रहे हैं वो, तो कन्फिस्केशन में बोल रहे हैं कि कन्फिस्केशन करा जा सकता है किसी भी करेंसी का, सिक्योरिटी का या एनी अदर मनी और प्रॉपर्टी का इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द कॉन्ट्रावेंशन हैज टेकन प्लेस। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसेक्शन 2 के अंदर। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, तो प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कॉन्ट्रावेंशन हैज टेकन प्लेस शैल इंक्लूड डिपॉजिट्स इन अ बैंक। ठीक है, जहां पर भी जो सेड प्रॉपर्टी है अगर उसको कन्वर्ट कर लिया गया था डिपॉजिट्स में, इंडियन करेंसी अगर उस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर लिया गया करेंसी में, और कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी विच हैज रिजल्टेड आउट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ दैट
प्रॉपर्टी और कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी जो कि इस प्रॉपर्टी के कन्वर्जन से बनी है। तो प्रॉपर्टी में तीनों आ जाएंगे। डिपॉजिट्स इन अ बैंक, जो कि आपने प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करा है। डिपॉजिट्स मैंने ऑब्वियसली आपने हो सकता है कि प्रॉपर्टी बेच दी और फिर जो आपको पैसा मिला हो, तो रियलाइज्ड अमाउंट जो है वो। देन इंडियन करेंसी, जहां पे आपने प्रॉपर्टी को करेंसी में कन्वर्ट कर लिया सीधे सीधे, कि आप प्रॉपर्टी आपने बेच दी किसी को और उसके बदले इंडियन करेंसी ले ली। एंड देन उसके बाद में एनी अदर प्रॉपर्टी विच इज रिजल्टेड आउट ऑफ कन्वर्जन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो ये भी प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा और इसको भी कन्फिस्केट जो है वो करा जा सकता है। ये आपको याद रखना है सबसेक्शन 2 के अंदर। और ये पूरा जो था वो था आपका सेक्शन नंबर 13। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 14, जिसमें बोला है एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इसमें 13 सबसेक्शंस हैं। सबसे पहला जो सबसेक्शन है उसमें ये बोला है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 19 सबसेक्शन 2, जिसमें क्या लिखा है कि आप अपील कर सकते हो विद इन 45 डेज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो ये कहां पर लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 19 सबसेक्शन 2 के अंदर। तो सब्जेक्ट टू दैट सेक्शन, if any person fails to make a full payment of the penalty imposed on him under section number 13 within a period of 90 days from the date on which the notice for payment of such penalty is served, अगर कोई भी पर्सन है वो फेल हो जाता है पेमेंट करने में पूरे अमाउंट का ऑफ द पेनल्टी, ठीक है, 90 डेज के अंदर अंदर जब से उसके ऊपर में नोटिस सर्व करा गया फॉर द पेमेंट ऑफ पेनल्टी, he shall be liable to civil imprisonment under this section। इस सेक्शन में वो लाइबल हो जाएगा किस चीज के लिए? सिविल इम्प्रिजनमेंट के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 2 में बोला है नो ऑर्डर फॉर अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सिविल प्रिजन ऑफ अ डिफॉल्टर शैल बी मेड unless the adjudicating authority has issued and served a notice upon the defaulter to show cause why he should not be committed to civil prison, and unless the AA for reasons in writing is satisfied that defaulter with object or effect of obstructing the recovery of penalty has after the issue of notice by adjudicating authority has उसने क्या चीज करी है? Has dishonestly transferred, concealed or removed any part of his property, or defaulter has the means to pay but refuses to pay। तो मतलब देखो दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो आपको उसको नोटिस भी देना है, यानी एक तरीके से आप उसको बोल रहे हो कि आप कॉज शो करो कि क्यों आपको सिविल प्रिजन जो है उसमें ना डाला जाए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, AA को सेटिस्फाइड भी रहना है, मतलब AA को खुद को सेटिस्फाई करना है किस चीज को लेकर के? दो चीजों को लेकर के, दोनों में से मतलब किसी भी चीज को लेकर के, ए या बी। तो बी में तो क्या बोला है कि डिफॉल्टर के पास मींस है पे करने के, बट वो जानबूझ करके पे नहीं कर रहा है, मना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है। और ए वाले में क्या बोला है कि डिफॉल्टर जो है वो जानबूझ करके ऑब्स्ट्रक्ट, मैंने ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए रिकवरी ऑफ पेनल्टी को, जिससे पेनल्टी की रिकवरी ना करी जा सके, वो चीज को ध्यान में रखते हुए जो डिफॉल्टर है वो क्या कर रहा है? अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको डिसऑनेस्टली किसी और को ट्रांसफर कर रहा है, या कंसील कर रहा है, या रिमूव कर रहा है एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। तो पेनल्टी उससे रिकवर ना हो सके इसलिए वो अपनी प्रॉपर्टी ही किसी और को दे देता है, ठीक है। तो या तो ए वाली चीज हो या बी वाली चीज हो, ये इससे जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसेक्शन 2 में। उसके बाद सबसेक्शन 3 में आपको याद रखना है वारंट फॉर अरेस्ट ऑफ द डिफॉल्टर मे बी इशूड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड बाय एफिडेविट और अदरवाइज दैट विद ऑब्जेक्ट और इफेक्ट ऑफ डिलेइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द certificate the defaulter is likely to abscond or leave the local limits of the jurisdiction of adjudicating authority। तो इसमें क्या बोला उन्होंने कि वारंट फॉर अरेस्ट जो है डिफॉल्टर का वो इशू करा जा सकता है बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड है एफिडेविट के बेसिस पे या कहीं और से अगर उनको इंफॉर्मेशन मिलती है दैट विद द ऑब्जेक्ट और इफेक्ट ऑफ डिलेइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द सर्टिफिकेट, ठीक है। सर्टिफिकेट का मतलब जो पेनल्टी को लेकर के इशू करा गया, रिकवरी के लिए जो इशू करा गया, ठीक है। तो उसके एग्जीक्यूशन को डिले करने के लिए डिफॉल्टर जो है वो क्या कर सकता है? एब्सकॉन्ड कर सकता है, या लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को छोड़ करके कहीं और जा सकता है। तो वो वारंट फॉर अरेस्ट जो है वो इशू कर देंगे। उसके बाद सबसेक्शन 4 में लिखा है वेयर अपीयरेंस इज नॉट मेड परसुएंट टू अ नोटिस इशूड एंड सर्व्ड अंडर सबसेक्शन नंबर 1। सबसेक्शन नंबर 1 में हमने नोटिस इशू करा, ठीक है, फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी, और उसमें अगर हमने ये भी लिखा था कि आपको हमारे सामने अपियर भी होना है, और जो पर्सन कंसर्न है वो अपियर नहीं होता है, तो फिर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो इशू कर सकती है वारंट फॉर अरेस्ट ऑफ द डिफॉल्टर। सबसेक्शन 5 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर हुज जुरिस्डिक्शन द डिफॉल्टर मे फॉर द टाइम बीइंग बी फाउंड। तो ऐसा हो सकता है ना कि इस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लोकल लिमिट से निकल करके वो किसी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लोकल लिमिट में चला गया, यानी भाग गया, बेसिकली खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो वहां की जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है दूसरे लोकल लिमिट की जो भी, या लोकल एरिया की जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो भी उस वारंट फॉर अरेस्ट को एग्जीक्यूट जो है वो कर सकती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 6 में बोला है अरेस्टेड पर्सन जो है उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने लेकर के आया जाएगा विद इन मैक्सिमम 24 आवर्स,
ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट है यहाँ पे कि डिफॉल्टर पेज द अमाउंट मेंशन्ड इन द वारंट ऑफ अरेस्ट एज ड्यू एंड कॉस्ट ऑफ अरेस्ट, यानी जो भी वारंट ऑफ अरेस्ट में अमाउंट मेंशन करा गया है, ठीक है, वो डिफॉल्टर जो है वो पे कर देता है और वो कॉस्ट ऑफ अरेस्ट भी पे कर देता है, तो सच ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा डिफॉल्टर को। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको केस स्टडी में आ सकता है कि अगर डिफॉल्टर ने जो भी अमाउंट वारंट ऑफ अरेस्ट में मेंशन है वो पे कर दिया और कॉस्ट ऑफ अरेस्ट भी पे कर दी, तो ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा डिफॉल्टर को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है सबसेक्शन नंबर 6 के अंदर और उसकी प्रोवाइजो। ठीक है, दोनों चीज हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में आता है सबसेक्शन नंबर 7। सबसेक्शन नंबर 7 में बोला है कि ROOBH आप दोगे डिफॉल्टर को बिफोर कमिटिंग हिम टू द सिविल प्रिजन, तो उसको सिविल प्रिजन में डालने के पहले आप उसको एक अपॉर्चुनिटी दोगे ऑफ बीइंग हर्ट। देन उसके बाद सबसेक्शन 8 में बोला है पेंडिंग इंक्वायरी जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, वो रिलीज कर सकती है डिफॉल्टर को ऑन सिक्योरिटी और ऑर्डर हिज कस्टडी, तो या तो उसको रिलीज कर देंगे सिक्योरिटी पर या फिर उसको कस्टडी में कमिट कर देंगे। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है। 9 में लिखा है कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी पे AA ऑर्डर करेगा डिटेंशन, AA मेन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटी टू डिफॉल्टर टू मेक द पेमेंट ऑफ अरियार्स, ठीक है, जो भी मतलब अमाउंट ड्यू है, लीव द डिफॉल्टर इन कस्टडी और रिलीज हिम ऑन सिक्योरिटी, और जब कस्टडी में डालेंगे तो मैक्सिमम 15 डेज के लिए रखेंगे। तो मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए उसको कस्टडी में रख दिया जिससे कि वो उसको एक मौका मिल जाए जो भी अमाउंट ड्यू है उसका पेमेंट करने के लिए, या फिर उसको छोड़ देंगे सिक्योरिटी पे कि जितने टाइम के लिए हम तेरे को रिलीज कर रहे हैं ऑन सिक्योरिटी उतने टाइम में तू जो भी अरियार्स तेरे हैं जो भी ड्यू वगैरह है अमाउंट वो तू पे कर दे। ठीक है, तो ऐसा भी करा जा सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसेक्शन है सॉरी। उसके बाद सबसेक्शन 10 में बोला नो ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 9 बाय AA, ठीक है, अगर डिफॉल्टर जो इसको रिलीज कर दिया गया, अगर डिफॉल्टर को रिलीज कर दिया गया तो ऑब्वियसली सबसेक्शन 9 में डिटेंशन का ऑर्डर पास ही नहीं करा जाएगा। सबसेक्शन 11 में बोला है एवरी पर्सन डिटेन्ड इन सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ द सर्टिफिकेट में बी सो डिटेन्ड, अगर वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा की है तो 3 साल के लिए, और अगर वैल्यू अप टू 1 करोड़ है तो 6 मंथ्स के लिए, और रिलीज इफ अमाउंट मेंशन्ड इन वारंट फॉर हिज डिटेंशन पेड टू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ सिविल प्रिजन, अगर उसने ऑफिसर इंचार्ज ऑफ सिविल प्रिजन को जो भी अमाउंट मेंशन करा गया वारंट के अंदर वो पे कर दिया तो फिर आपको उसको रिलीज करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसेक्शन नंबर 12 में बोले रिलीज फ्रॉम डिटेंशन डज नॉट अमाउंट टू रिलीज फ्रॉम अरियार्स but he shall not be liable to be arrested under the certificate in execution of which he was detained in the prison। basically what they are saying कि आपको अगर हमने रिलीज कर दिया डिटेंशन तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब अमाउंट भी पे नहीं करना, अमाउंट तो आपको पे करना पड़ेगा, और एक बार अगर हमने आपको रिलीज कर दिया डिटेंशन से तो दोबारा से जो है आप लाइबल नहीं होगे टू बी अरेस्टेड अंडर द सेम सर्टिफिकेट इन एग्जीक्यूशन ऑफ विच ही वाज डिटेन्ड इन द प्रिजन। बट रिमेंबर दिस कि आपको अरियार्स जो है वो तो पे करने ही है, ठीक है, उससे आपको रिलीज नहीं करा जा रहा है। उसके बाद सबसेक्शन 13 डिटेंशन ऑर्डर में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट अंडर CRPC 1973, कहीं पर भी पूरे इंडिया में वारंट ऑफ अरेस्ट जो उसको एग्जीक्यूट करा जा सकता है। तो ये है आपका पूरा सेक्शन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 14 कैपिटल A, इसमें बोला है पावर टू रिकवर द अरियर्स ऑफ पेनल्टी। इसमें सबसेक्शन 1 के अंदर ये बोला है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो बाय वे ऑफ ऑर्डर इन राइटिंग ऑथराइज कर सकती है एक ऑफिसर ऑफ एनफोर्समेंट को नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर टू रिकवर एनी अरियर्स ऑफ पेनल्टी फ्रॉम एनी पर्सन हु फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ पेनल्टी जो उस पर इम्पोज करी गई थी अंडर सेक्शन नंबर 13 within a period of 90 days from the date on which notice for the payment of such penalty served on him। और सबसेक्शन 2 में बोला है द ऑफिसर रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 shall exercise all the like powers which are conferred on the income tax authority in relation to recovery of tax and schedule 1 का जो भी प्रोसीजर है वो जो है अप्लाई हो जाएगा। तो जो भी ऑफिसर होगा, जो भी पावर इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास होती है विद रिस्पेक्ट टू रिकवरी ऑफ टैक्स, वो सारी पावर्स जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू रिकवरी ऑफ पेनल्टी एज वेल। ये आपको याद रखना है सेक्शन 14 कैपिटल A के अंदर। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 15 पावर टू कंपाउंड। इसमें सबसेक्शन 1 में बोला है कि एप्लीकेशन 180 डेज में देना है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, कौन देगा, बाय डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट और अदर ऑफिसर ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट एंड ऑफिसर्स ऑफ RBI ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और सबसेक्शन 2 में बोला है कि कॉन्ट्रावेंशन अगर कंपाउंड कर दी गई अंडर सबसेक्शन 1 तो नो प्रोसीडिंग और फर्दर प्रोसीडिंग एज द केस में बी शैल बी इनिशिएटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द पर्सन कमिटिंग सच कॉन्ट्रावेंशन। तो कोई भी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट इनिशिएट नहीं करी जाएगी, और अगर ऑलरेडी इनिशिएटेड थी तो कैरी ऑन नहीं करी जाएगी एक बार अगर ऑफेंस जो है या कॉन्ट्रावेंशन जो है उसको कंपाउंड कर दिया गया। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप जो टाइम लिमिट है वो याद रखो कि एप्लीकेशन देना है 180 डेज। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 16 जिसमें बात करी गई है अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की। इसमें सबसेक्शन 1 में बोला है कि CG जो है वो अपॉइंट कर सकता है एज मेनी ऑफिसर्स एज इट डीम्स फिट।
सबसेक्शन 2 में बोला है सीजी शैल प्रिस्क्राइब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज ज्यूरिसडिक्शन ऑल्सो। सबसेक्शन 3 जो है उसके अंदर बोला है कि नो कंप्लेंट टू बी एंटरटेन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अनलेस मेड बाय ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय जनरल या स्पेशल ऑर्डर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसेक्शन 4 में बोला है अपीयरेंस जो है वो इन पर्सन भी हो सकती है, लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू भी हो सकती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू भी हो सकती है बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर प्रेजेंटिंग द केस। सबसेक्शन 5 में बोला है एवरी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल हैव द सेम पावर्स एज ऑफ अ सिविल कोर्ट विच आर कन्फर्ड ऑन अपीलेट ट्रिब्यूनल, एंड जितनी भी प्रोसीडिंग्स इनके सामने होगी वो सब जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी एंड शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट। जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको सिविल कोर्ट माना जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 6 में लिखा है डील एंड डिस्पोज ऑफ कंप्लेंट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट। तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसको कितने टाइम में कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ करना है, 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच कंप्लेंट। ये आपको पूरा याद रखना है सेक्शन नंबर 16 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इसके बाद सेक्शन नंबर 17 है जिसमें बोला है अपील टू स्पेशल डायरेक्टर। इसमें सबसेक्शन 1 में बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट करेगी वन और मोर स्पेशल डायरेक्टर अपील्स को टू हियर द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर दिस सेक्शन and shall also specify in that said notification the matter and places in relation to which special director appeal may exercise the jurisdiction. Subsection 2 में बोला any person aggrieved by the order of adjudicating authority may prefer an appeal to special director appeals. अब जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई दूसरा जो डायरेक्टर है ऑफ एनफोर्समेंट वो भी हो सकता है। उसके बाद सबसेक्शन 3 में बोला है एवरी अपील अंडर सबसेक्शन 1 मे बी फाइल्ड विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉपी ऑफ ऑर्डर मेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो मतलब 45 डेज का टाइम है आपके पास जब से आपको जो ऑर्डर पास करा था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उसकी कॉपी जो है वो मिली है। उसके बाद सबसेक्शन 3 में एक और पॉइंट है कि एसडी जो है वो एंटरटेन कर सकता है अपील को आफ्टर द सेट पीरियड ऑफ आफ्टर द सेट पीरियड यानी 45 डेज के बाद भी अगर वो सेटिस्फाइड है कि सफिशिएंट कॉज एग्जिस्ट करता है। सबसेक्शन 4 में बोला है कि स्पेशल डायरेक्टर अपील को रीजनड ऑर्डर पास करना है। सबसेक्शन 5 में बोला है कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू पार्टीज टू अपील एंड टू द कंसर्न एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो जो भी कॉपी ऑफ ऑर्डर होगी वो पार्टीज को दी जाएगी और कंसर्न एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दी जाएगी। और सबसेक्शन 6 में बोला है कि स्पेशल डायरेक्टर के पास पावर होगी सिविल कोर्ट की, जितनी भी प्रोसीडिंग्स उसके सामने होगी उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा एंड उसको जो है सिविल कोर्ट जो है वो माना जाएगा। तो ये आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 17 में अपील टू स्पेशल डायरेक्टर। एक करेक्शन है सेक्शन नंबर 17 के अंदर जो मैंने सबसेक्शन 2 में बोला था कि कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है बाय ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अब वो असिस्टेंट डायरेक्टर भी हो सकता है और मैंने यहाँ पर बोला था अदर डायरेक्टर, वो अदर डायरेक्टर नहीं है, वो है डेप्यूटी डायरेक्टर। तो अगर कोई भी पर्सन अग्रीव्ड है बाय ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकता है या डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, तो अपील प्रेफर कर सकता है टू दी स्पेशल डायरेक्टर अपील्स। तो ये जो करेक्शन है आपको ध्यान में रखना है, असिस्टेंट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 9। इसके बाद में आता है सेक्शन नंबर 19 जिसमें बोला है अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसमें बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो भी अग्रीड पर्सन है वो अपील कर सकता है अगेंस्ट दी ऑर्डर पास बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और स्पेशल डायरेक्टर अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल। उसके बाद इसमें बोला है कि कितने टाइम में करना है, तो 45 डेज के अंदर अंदर करना है और अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो 45 डेज के बाद भी जो आप अपील करोगे उसको एंटरटेन कर सकती है अगर सफिशिएंट कॉज एग्जिस्ट करता है। इसमें एक चीज़ है कि अगर आप ये अपील अगेंस्ट द पेनल्टी ऑर्डर कर रहे हो तो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा पेनल्टी का अमाउंट पहले अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, और एटी जो है वो वेव भी कर सकता है इस रिक्वायरमेंट को अगर उसको ऐसा लगता है कि दिस रिक्वायरमेंट विल कॉज हार्डशिप टू द अग्रीव पर्सन। उसके बाद में एटी जो है वो कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है ऑर्डर को जो पास करा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने या स्पेशल डायरेक्टर अपील ने आफ्टर गिविंग दी ROOBH यानी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसके बाद कॉपी ऑफ ऑर्डर जो है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को और स्पेशल डायरेक्टर अपील जो है और जो भी पार्टीज कंसर्न है उनको भेजा जाएगा। अपील जो है वो डेल्ट करना है और डिस्पोज ऑफ करना है एटी को विद इन 180 डेज, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको रिकॉर्ड करने हैं रीजंस इन राइटिंग कि ऐसा क्यों नहीं कर पाए, 180 डेज में क्यों डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाए। और लास्ट में बोला है एटी जो है वो कॉल कर सकता है फॉर रिकॉर्ड्स फॉर एग्जामिनिंग द लीगलिटी और प्रोप्राइटी और करेक्टनेस ऑफ द ऑर्डर आइदर ऑन इट्स ओन मोशन और अदरवाइज। तो एटी अगर चाहे तो रिकॉर्ड्स वगैरह भी कॉल कर सकता है। तो दो एटी के पास में अपील नहीं आई है, बट क्या एटी खुद के मोशन पे रिकॉर्ड्स वगैरह कॉल कर सकता है इन ऑर्डर टू एडजज द लीगलिटी प्रोप्राइटी और करेक्टनेस ऑफ द ऑर्डर पास बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और स्पेशल डायरेक्टर अपील? द आंसर इज यस। तो ये आप पूरा ध्यान रखोगे सेक्शन नंबर 19 के अंदर। इसके बाद मॉड्यूल में दिया हुआ है सेक्शन नंबर 28 जिसके नोट्स जो है वो मैंने यहाँ पर नहीं बनाया तो मैं मॉड्यूल से ही कवर करवा रहा हूँ आपको। प्रोसीजर और पावर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड स्पेशल डायरेक्टर अपील।
इसमें सबसेक्शन 1 में ये बोला है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल और स्पेशल डायरेक्टर अपील जो है वो बाउंड नहीं होंगे बाय द प्रोसीजर जो लेट डाउन करा गया है सीपीसी 1908 के अंदर, बट दे शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है, स्पेशल डायरेक्टर अपील जो है, उनके पास में पावर होगी टू रेगुलेट, उनका जो खुद का प्रोसीजर है वो रेगुलेट कर सकते हैं, इस चीज़ की पावर उनके पास है। उसके बाद उनके पास सबसेक्शन 2 में बताया कि कौन कौन सी सिविल कोड की पावर होगी, तो वो हम कई जगह पढ़ चुके हैं, तो आपको वो याद होगा, तो मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद में सबसेक्शन 3 जो है उसके अंदर ये बोला हुआ है कि जो भी ऑर्डर पास करेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल या स्पेशल डायरेक्टर अपील, उसको एग्जीक्यूट करा जाएगा एज अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट। एंड इस पर्पस के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल और स्पेशल डायरेक्टर अपील जो है उनके पास में सभी पावर्स होंगी जो सिविल कोर्ट के पास होती है। सबसेक्शन 4 में बोला है कि सबसेक्शन 3 में जो भी लिखा है उसको साइड में रखते हुए अपीलेट ट्रिब्यूनल और स्पेशल डायरेक्टर अपील जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं कोई भी ऑर्डर जो उन्होंने पास करा है टू अ सिविल कोर्ट हैविंग लोकल जुरिस्डिक्शन, एंड वो जो सिविल कोर्ट है वो एग्जीक्यूट करेगी उस ऑर्डर को एज इफ इट वर अ डिक्री मेड बाय दैट कोर्ट। देन इसके बाद सेक्शन नंबर 28 सबसेक्शन 5 में ये बोला है कि सारी की सारी प्रोसीडिंग्स बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड द स्पेशल डायरेक्टर अपील शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 and 228 of the IPC, and the appellate tribunal shall be deemed to be a civil court for the purpose of section 345 and 346 of CRPC 1973। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आपको ध्यान में रखना है सेक्शन नंबर 28 में। उसके बाद सेक्शन नंबर 34 में दिया है सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन। इसमें लिखा है कि नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर व्हिच एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल और द स्पेशल डायरेक्टर अपील इज एम्पावर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट टू determine, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action which is taken or to be taken in pursuance of any power which is conferred by or under this act। तो बेसिकली जहां पर भी मैटर्स को लेकर के जुरिस्डिक्शन बनता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, अपीलेट ट्रिब्यूनल का, स्पेशल डायरेक्टर अपील का, उस केस में सिविल कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो नहीं बनेगा, और सिविल कोर्ट जो है वो कोई भी इंजंक्शन वगैरह जो है वो पास नहीं करेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन विच इज टेकन और टू बी टेकन इन परसुएंस ऑफ एनी पावर विच इज कन्फर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट। तो अगर इस एक्ट में कोई भी एक्शन लिया जा रहा है उसको लेकर के इंजंक्शन का जो ऑर्डर है वो सिविल कोर्ट पास नहीं कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना है सेक्शन नंबर 34 के अंदर। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 35 जिसमें बात करिए अपील टू हाई कोर्ट की। इसमें बोला है कि जो भी पर्सन अग्रीव्ड है बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल या स्पेशल डायरेक्टर अपील, वो फाइल कर सकता है अपील टू हाई कोर्ट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो जो भी अपील हो सकती है टू हाई कोर्ट वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही हो सकती है, और 60 डेज के अंदर अंदर आपको करना है फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। उसके बाद अगर सफिशिएंट कॉज जो है वो प्रेजेंट कर दिया जाता है तो हाई कोर्ट जो है वो अलाउ कर सकता है टू फाइल दी अपील विद इन फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज। तो यहाँ पर फर्दर पीरियड जो है उसको लेकर के भी लिमिट है, बाकी दो जगह पर लिमिट नहीं थी। वहां पर ये लिखा था कि अगर सफिशिएंट कॉज एग्जिस्ट करता है तो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद भी हम आपकी जो अपील है वो एंटरटेन कर सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट के केस में अगर सफिशिएंट कॉज आप प्रेजेंट कर देते हो हाईकोर्ट के सामने तो अलाउ कर सकता है एचसी, लेकिन आपको फाइल करना पड़ेगी अपील विद इन फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज। उसके बाद इसका जो क्रक्स है वो ये है कि आप क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अपील कर सकते हो, प्लस अपीलेट ट्रिब्यूनल या स्पेशल डायरेक्टर अपील जो है उसके अगेंस्ट आप हाईकोर्ट के सामने आ सकते हो, और 60 प्लस 60 यानी कि 60 डेज का इनिशियल टाइम लिमिट है, और फर्दर पीरियड जो आपको मिल सकता है वो 60 डेज का मिल सकता है। तो ये आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 35 के अंदर। इसके बाद दिया है सेक्शन नंबर 37 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू असेट्स हेल्ड आउटसाइड इंडिया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 4 ऑफ फेमा 1999। सेक्शन नंबर 4 में बेसिकली लिखा है कि फेमा 1999 में जो प्रोसीजर प्रोवाइड करा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया जो है वो होल्ड करनी है या हेल्ड करके रखनी है अपने पास में। उसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके से करते हो तो वो जो है कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा। तो सबसेक्शन 1 जो है यहाँ पे उसमें लिखा है कि ऑन द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और अदरवाइज अगर ऑथराइज्ड ऑफिसर जो कि प्रिस्क्राइब करा गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है दैट एनी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज सस्पेक्टेड टू हैव बीन हेल्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 4, तो वो आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग बाय एन ऑर्डर सीज कर सकता है वैल्यू इक्विवेलेंट सिचुएटेड विद इन इंडिया ऑफ सच फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद बोला है कि सीजन नहीं करा जाएगा अगर वैल्यू जो है वो प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू से कम है। तो प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू है 1 करोड़, तो कोई भी सीजन नहीं होगा अगर वैल्यू जो है वो लेस देन 1 करोड़ है।
इसके बाद सबसेक्शन 2 में बोले कि ऑर्डर ऑफ सीजर जो है वो अलोंग विद द रेलेवेंट मटेरियल शेल बी प्लेस्ड बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये प्लेस जो है ये करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच सीजर, जब से सीजर हुआ है वहां से 30 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद में आता है सबसेक्शन नंबर 3 जिसमें बोला है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो डिस्पोज ऑफ करेगी पेटिशन को विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सीजर बाय आइदर कंफर्मिंग और सेटिंग असाइड सच ऑर्डर आफ्टर गिविंग ROOBH टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट एंड द अग्रीव पर्सन। फिर इसमें लिखा है ऑर्डर ऑफ सीजर जो है वो कंटिन्यू रहेगा टिल द डिस्पोजल ऑफ द एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स एंड देयर आफ्टर जो भी ऑफिसर है वो पास करेगा एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स। एंड उसके बाद इफ पर्सन ब्रिंग्स बैक द अबव मेंशन्ड आइटम्स टू इंडिया आफ्टर गिविंग ROOBH टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, एओ जो है यानी ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वो स्टॉप भी कर सकता है सीजर को, या सेट असाइड जो है वो भी कर सकता है वो सीजर को। तो अगर वापस लेकर के आ जाता है वो पर्सन आइटम्स वगैरह, तो उस केस में ये वाली चीज की भी पॉसिबिलिटी, तो केस स्टडी में ये वाला पॉइंट जो है ये आ सकता है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। इतना आपको जो है फेमा 1999 के अंदर ध्यान में रखना है सेक्शन नंबर 37 तक। I hope this video helped you in the revision of the provision discussed and get better understanding of the provision. Thank you so much for watching this video and I will see you in the next one.